खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है, किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीति जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और खबर, हर खबर पर हमारे रिपोर्टर्स पहुंचेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में हालात कैसे हैं, किस बारे में वो राज्यभर बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ रिपोर्टर्स मौजूद हैं। राजस्थान से अरविंद पलावत हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मौजूद है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी मौजूद है। वहीं प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। तमाम रिपोर्टर्स से बात करेंगे कि आज दिन भर किस पर नजर रहेगी। सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान की बात करें तो राज्य में सरकार के अनलॉक के तहत बड़ी राहत देते हुए आज से शॉपिंग मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट और क्लब सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। तो वही राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने करीबी 22 विधायकों को गुजरात से जयपुर शिफ्ट कर दिया है। वहीं शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट खुलेंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं। अरविंद पलावत हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, आज के दिन जिस तरीके से अनलॉक 1.0 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, तमाम धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट खुलेंगे, क्या कुछ आज तैयारियां प्रशासन की तरफ से, साथ ही साथ अन्य किस खबरों पर हमारी सबसे ज्यादा नजर होगी दिन भर? देखिए, राजस्थान की बड़ी खबरों की बात की जाए तो अनलॉक का जो चरण आज से स्टार्ट हुआ है उसके तहत होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है, इनको यहाँ पर सशर्त अनुमति यहाँ पर दी गई है। हालांकि देश के कई राज्यों में जो मंदिर हैं वो आज से खुल जाएंगे, लेकिन राजस्थान में फिलहाल मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। इस संबंध में जो निर्णय है वो धर्मगुरुओं के साथ जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक हुई तो उसके बाद में लिया गया है और अब जल्द ही मंदिरों को खोलने के लिए भी जो कमेटी बनाई जाएगी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसके बाद में निर्णय होगा। तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट और क्लब, इन तीनों को यदि बात की जाती है तो होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पूरी पालना होगी, सैनिटाइजेशन पूरी तरह से किया जाएगा, उसके बाद ही कस्टमर को वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स है उसमें भी इसी तरह के जो नियम है वो यहाँ पर लागू रहेंगे। और होटल्स में बात करते हैं तो होटल में एक जो टेबल है उस पर 2 लोग ही बैठ सकेंगे। इसके साथ ही दूसरी टेबल 6 फीट के गैप पर वहां लगानी होगी। साथ ही यदि फास्ट फूड की जो टेबल्स हैं, स्टैंडिंग जो टेबल्स लगाई जाती है उसमें 8 फीट की दूरी यहाँ पर रखी जाएगी ताकि भीड़ वहां पर एकत्रित नहीं हो सके। तो ऐसे में अब जो रेस्टोरेंट है उनको कुछ छूट यहां पर दी गई है, लेकिन जिस तरह से 2 लोगों की एक टेबल पर 2 लोगों को बैठने की परमिशन दी गई है तो काफी कम जो सीटिंग कैपेसिटी है वो यहां पर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब जल्द ही जो आगे की जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू हो सकती है कि किस तरह से जो होटल स्टाफ है वो अपने जितना भी स्पेस है उसको काम में लेकर के ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स है उनको यहाँ पर बैठा है। साथ ही कस्टमर्स के पहुंचने का जो सिलसिला वो भी यहाँ पर देखना होगा, कितने कस्टमर्स यहाँ पर पहुंच पाते हैं होटल्स में। तो दूसरी बात करें गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर, राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित एक रिसोर्ट के अंदर 22 विधायकों को रोका गया है और ये जो सभी विधायक हैं ये गुजरात राज्यसभा चुनाव के तहत यहाँ पर लाए गए हैं और इसके खिलाफ जो एक मुकदमा भी है वो भी यहाँ पर सिरोही जिलाध्यक्ष भाजपा के उन्होंने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया और उस मुकदमे में कहा गया है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि पर प्रतिबंध है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर विधायकों को रोका है तो वो गलत है। तो वहीं जो विधायक है, क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, 5 कैंडिडेट चुनाव में है। बीजेपी की ओर से बात करें तो अभय भारद्वाज को चुनाव मैदान में और रमीला बारा और जो नरहरि अमीन है, इन 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जबकि शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह जो हैं वो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से हैं। और कांग्रेस में जिस तरह से लगातार पिछले 3 महीने में 8 से ज्यादा जो विधायक हैं उन्होंने 8 विधायक जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, तो अब उनकी जो संख्या है वो 65 यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से लगातार जो दिए गए हैं इस्तीफे, उसके कारण जो तीसरी सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत पकड़ है वो यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, नरहरि अमीन को तीसरे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उतारा गया था, तो नरहरि अमीन जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में एक अच्छा दबदबा भी उनका है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद में जो मिनिमम वोट कोटा है वो परसेंटेज वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये एक बड़ी चीज देखने वाली होगी कि किस तरह से आगामी दिनों में जो 19 जून को जो मतदान होगा उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी है अपनी
टिकट पचा पाती है। लेकिन अब वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी की एक जो सीट है वो यहाँ पर सेफ होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें देखने वाली बात ये होगी कि किस कैंडिडेट को कांग्रेस फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती है, क्योंकि जिसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा उसकी जीत यहाँ पर निश्चित है, जबकि दूसरे जो प्रत्याशी उसकी जीत यहाँ पर काफी मुश्किल नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरे प्रत्याशी की जो जीत है वो मुश्किल तो है, लेकिन उसमें संभावनाएं काफी है कि तीसरी सीट पर भी उन्हें जीत हासिल हो। तो इस तरह से ये बड़ी खबर है। वहीं कोरोना को लेकर यदि बात करें तो कोरोना में मौत का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। कल भी 9 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही जो मृतकों की संख्या है वो यहाँ पर 240 हो गई। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि परसों 13 लोगों की मौत हुई, कल 9 लोगों की मौत हुई है। तो एक साथ इतनी संख्या में जो लोगों की मौत हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात यहाँ पर सामने आ सकती है। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी नजरें रहेंगी। ठीक है, अरविंद ने आपको बताया किस तरीके से राजस्थान में क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है और दिन भर किस पर नजर रहेगी। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार की बात करें, कोरोना संकट के बीच आज से धर्म स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। साथ ही बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। बीजेपी की वर्चुअल रैली शुरू हो चुकी है तो तेजस्वी ने अपने सांसद धर्मेंद्रधारी को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं पटना में नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। और कुछ ज्यादा जानकारी है, रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत। आज दिन भर किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी? देखिए, कोरोना का संक्रमण तो काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के लोगों से बातचीत की है और उनको सावधान रहने की नसीहत दी है। कहा है कि देखिए, अब अनलॉक 1 शुरू हो गया है, सभी चीज़ें अब खुल रही हैं, तो ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि जैसे जैसे छूट दी जा रही है वैसे वैसे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या 5000 के पार हो गई है, मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन बिहार के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो कोरोना मरीजों की मौत हो रही है वो उसकी वजह कोरोना नहीं है बल्कि दूसरी बीमारियां हैं, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनको कई गंभीर बीमारियां थीं। किसी को कैंसर था, किसी को किडनी की बीमारी थी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, किसी को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर संतोष जता रहे कि ये जो मौतें हो रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह दूसरी बीमारियों से मौतें पहले भी होती रही हैं और अभी भी होती हैं, लेकिन चूंकि कोरोना से जोड़ दिया जा रहा है इसलिए आंकड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो ये संतोषजनक बात है। डॉक्टर संतोष जता रहे हैं कि बिहार में अभी भी स्थिति काबू में है। 5000 पर आंकड़ा पहुँचा है। अगर सावधानी बरती जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो बिहार बच सकता है, क्योंकि बिहार की आबादी 12 करोड़ है और केवल 5000 लोग ही संक्रमित हुए हैं और केवल 31 मरीजों की मौत हुई है। तो इसको बिहार के डॉक्टर बिहार सरकार की सफलता बता रहे हैं। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आपको पता ही है कि बिहार में 4 महीने बाद चुनाव है। कल से चुनाव का शंखनाद कर दिया है बीजेपी ने अपने वर्चुअल रैली के साथ। अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के 5 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। ये बहुत सफल रैली रही और अब बीजेपी का हौसला काफी बढ़ गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अब लॉकडाउन और कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच इसी तरह की रैली पर आपको ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी को कोरोना की चिंता नहीं है, सरकार को कोरोना की परवाह नहीं है, सरकार केवल चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। और उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने भूमिहार जाति के एक राज्यसभा सांसद को उतार दिया है बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए। और बीजेपी की जो रैली हुई, वर्चुअल रैली, उसमें मंच पर कहीं भी दिल्ली में, पटना में कोई भूमिहार नेता नहीं था। उसको लेकर आरजेडी के भूमिहार सांसद ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के केवल भूमिहारों का वोट चाहिए, भूमिहारों के लिए जगह बीजेपी में है नहीं। तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव लगातार आप देख ही रही हैं कि प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की विशेष योजना बना रही है और आज से 32 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की योजना की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बड़ी योजना सरकार ने बनाई है और सरकार का दावा है कि 30 लाख से ज्यादा जो बिहार के मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं प्रवासी, सबको 30 लाख लोगों को काम दे दिया गया है मनरेगा और दूसरी योजनाओं में, और किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। तो बिहार सरकार की चुनौती है इस बड़ी चुनौती को अवसर में बदलने की। अब देखिए कि नीतीश कुमार क्या इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव सर पर है।
नीतीश कुमार जो भी करेंगे उसका सीधा लाभ और नुकसान उनको चुनाव में दिखेगा। तो आरजेडी को भरोसा है कि प्रवासी मजदूर उनके साथ खड़े होंगे, नीतीश कुमार को अपने काम पर भरोसा है और उनको लगता है कि प्रवासी मजदूर उनके साथ खड़े होंगे। अब जिसके साथ खड़े होंगे उसका ही पलड़ा भारी होने जा रहा है। तो बिहार में चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। जी श्रीकांत, लगातार हम देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से दिलचस्प राजनीति हो रही है और साथ ही साथ केंद्र सरकार भी लगातार कह रही है कि ये संकट की घड़ी है, लेकिन हम इसे अवसर में जरूर बदलेंगे। अब बात सीधे छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यही कि आज से राज्य में कपाट पार्क स्टेडियम को शर्तों के साथ खोल दिया गया है। वहीं लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई शादियों को भी अब मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर भी जारी है। अब तक 1073 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर बात करें राज्य खबरों की तो क्या कुछ है, आइए हमारे साथ संवाददाता इस वक्त प्रशांत जुड़े हुए। प्रशांत, आज छत्तीसगढ़ में किन किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी दिन भर, क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं? देखिए, राजनीतिक लिहाज से आज छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से सड़कों में उतरने की तैयारी कर रही है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज 6 घंटे बिलासपुर में अपना वक्त गुजारेंगे, कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगे। इसके अलावा दूसरे वितरण समारोह में वहां पे शिरकत करेंगे। उसके बाद उनकी वापसी होगी रायपुर के लिए। वहीं दूसरी ओर भाजयुमो ने भी अपनी कमर कस ली है। सप्रे साला का यहाँ पे ग्राउंड पड़ता है, जो बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है, जहाँ तमाम बड़े प्रधानमंत्रियों ने अपना उस ग्राउंड से उद्बोधन किया है। उसको लेकर सरकार और निगम ने एक खाका तैयार किया है, जिसके तहत उसका जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है वो पूरी तरह से कम किया जाएगा। इसके अलावा चौपाटी को भी डिस्टर्ब किया जाएगा। तो भाजयुमो ने इस पर साफ तौर से उनका ये विरोध है कि आखिर ये ऐतिहासिक साला को क्या ऐसे आन पड़ी है जहां पर सरकार जो है इतना बड़ा निर्णय ले रही है और सप्रेस ऐतिहासिक साला को छोटा कर रही है। तो इसके लिए आज भाजयुमो जो है 1 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के साथ निगम को भी मुलाकात करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा अगर इस दिशा पे कोई सरकार के द्वारा ठोस पहल नहीं की जाती है तो आने वाले टाइम में उग्र प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करेंगे, जिस तरह से जनतंत्र टीवी ने शुरू से इस बात की चिंता जाहिर कर रहा था कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अगर ये प्रवासी मजदूरों के लिए ठोस ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाले टाइम में सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और देखने के लिए भी यही मिल रहा है, जिस तरह से तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये प्रवासी जो मजदूर हैं ये वही सबसे अधिक इसके चपेट में है। और अगर मौत की आंकड़ा की हम बात करें तो 4 ऐसे लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन जो है अपनी तरफ से खास इंतजाम करने की बात कह रहा है, जहाँ पे निजी सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों को भी हायर करने की बात कही है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरगुजा और बस्तर सरकार लगातार इस मामले में बैठकें भी कर रही है कि अगर ये जो आमावेड़ा, कोंटा, सुकमा, बीजापुर ये इलाके होते हैं, बहुत ही संवेदनशील इलाके होते हैं जो आज भी शहर के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इन इलाकों में तो सरकार को ये भी नहीं पता कि क्या वहाँ पे मजदूर गए हैं, नहीं गए हैं, क्या उन इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर है या नहीं है, क्या वहाँ पे कोरोना है नहीं। तो ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय होगा। आने वाले जिस तरह से पहले यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह इस बात की चिंता जाहिर कर रहे थे कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो वो उनकी बातें सही हो रही। वहीं दूसरी ओर करें तो जिस तरह से यहाँ पे धार्मिक स्थल और दूसरे अन्य संस्थान, मॉल खोलने की बात हो रही थी, सरकार ने अपने तौर तरीके से सैनिटाइज करते हुए जो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी यहाँ पे कर रही है। और हालांकि यहाँ पे जनजीवन पूर्व की तरह ही सामान्य है और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो फिलहाल आज राजनीतिक और कोरोना दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए आज राजनीतिक लहजे से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ कोरोना के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण नजरें बनी हुई है कि किस तरीके से सरकार क्या कुछ दिशा निर्देश देती है, क्या कुछ काम करती है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे आप रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर जाएंगे और धार्मिक स्थलों को लेकर दिशा निर्देश देंगे। साथ ही बता दें कि इस हफ्ते पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो वहीं पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले सीएम योगी यहां पर समीक्षा करेंगे। तो वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और कुछ क्या उत्तर प्रदेश में बड़ी खबरें रहेंगी। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, आज दिन
दिन भर किन खबरों पर नजर रहेगी? अनलॉक 1.0 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, क्या कुछ तमाम इंतजाम? साथ ही साथ सीएम योगी अब वाराणसी जा रहे हैं। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात है तो 2 दिवसीय दौरे पे वो पूर्वांचल के दौरे पे हैं और चूंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, अस्पतालों का मुख्यमंत्री ने इस दौरान औचक निरीक्षण भी किया। कल जिलों में, उसके साथ गोरखपुर में भी बैठक की और आज सुबह गोरखपुर मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वो बनारस जाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस है और प्रधानमंत्री वहां के विकास कार्यों की आने वाले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे और विकास योजनाएं क्या शुरू की जाए उन सब चीजों को लेकर के समीक्षा करने वाले हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस दौरे पे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो कोविड हॉस्पिटल है उसका भी दौरा कर सकते हैं। बनारस की स्थिति क्या है, कोरोना संक्रमित मरीजों की साथ साथ अन्य मरीजों को दिक्कत न हो और बनारस के विकास कार्यों की और कौन सी योजनाओं को नया रूप दिया जाए। जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जो कार्य हैं वो किस गतिमान से चल रहे हैं, समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे या नहीं पूरे होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कई सारे बड़े विकास कार्य जो बनारस के हैं, क्योंकि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक नगरी है, इस नाते वहां के विकास कार्यों को लेकर के प्रधानमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। फिलहाल वो 2 दिवसीय दौरे पे, कल से ही पूर्वांचल के दौरे पे हैं। दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 10,536 हो गई है। हालांकि आज की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन कल कुल 433 कोरोना संक्रमित मरीज आए थे और अब तक उत्तर प्रदेश में 275 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जो अब आंकड़े कोरोना संक्रमित के आ रहे हैं उसमें अधिकतर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जो बाहर से आए हैं। इसको लेकर के सरकार चिंता बनी हुई है कि गाँव में संक्रमण संक्रमण न फैलने पाए, उसको लेकर के जांच के साथ साथ हर जरूरी उपाय जो सुरक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मानक है उसके अनुसार सरकार हर ग्राम पंचायत वार उस तरीके की निगरानी करवा रही है, चाहे क्वारंटीन सेंटर हो या फिर जांच की बात हो। दूसरी, आज उत्तर प्रदेश में जन सामान्य स्थिति को बेहतर करने के लिए, आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने के लिए जो होटल है, रेस्टोरेंट है, इसके साथ साथ जो मंदिर हैं, सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या चर्च है, उन सबको कुछ जरूरी एहतियात नियम के तौर पे आज से खोलने की अनुमति दी गई है। सभी मंदिर सुबह से खुल गए हैं, मस्जिद खुल गए हैं, पूजा पाठ शुरू हो चुका है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर के और बगैर मास्क के अंदर एंट्री नहीं होगी और जो भी मंदिर में प्रवेश दर्शन करेगा वो मंदिर जो प्रतिमा है उसका स्पर्श नहीं करेगा। उसके लिए भी उचित व्यवस्था मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जो लोकल स्तर पे उनको करनी होगी। लेकिन कई जगह ये भी है कि बनारस के साथ साथ मथुरा में अभी मंदिर खोलने पे निर्णय नहीं लिया गया है। वहाँ अधिकतर जिलों में शासन से डीएम स्तर पे भेजा गया है कि आप निर्णय लें क्या करना है मंदिर प्रशासन के साथ बैठक करके। तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ भी अभी मंदिर नहीं खुले, लेकिन जहाँ खुले वहाँ एहतियात के तौर पे वो सभी सुरक्षा उपाय जो स्वास्थ्य मंत्रालय की MHA की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए कहा गया है। ना सीधे प्रतिमा पे जल, अक्षत या फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। आप दर्शन करिए, जल मंदिर का स्पर्श नहीं करना है। इन सब चीजों को एहतियात को ध्यान में रखते हुए आज से सभी धार्मिक स्थल जन सामान्य लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से देख रहे हैं दूसरे चरण की शुरुआत जरूर हुई है, तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जनतंत्र टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा था किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर आज से खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने के आदेश जारी किए हैं। तो क्या कुछ और बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी? हमारे साथ अनीशा दीक्षित जुड़ चुकी है। अनीशा, आज के दिन किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी? क्या खबरें दिल्ली के लिहाज से अहम रहने वाली है? बिल्कुल, तो अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो खासकर जो धार्मिक स्थल हैं वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के जो आदेश थे उनसे आज बता सकते हैं कि आज सारे दिल्ली के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी
खुल चुके हैं। बंगला साहिब की बात करें या दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर की बात करें या जामा मस्जिद की, सभी जितने भी दिल्ली में धार्मिक स्थल हैं वो पूरी कह सकते हैं एहतियात बरती जा रही है वहाँ पर। और कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे थे कि किस तरह से पूरी सावधानी बरती जा रही है। जो भक्त आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइजिंग टनल में पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो सैनिटाइजर टनल है वो तो पूरी तरह से मौजूद है। भक्तों को भी पूरी तरह से गाइडलाइंस दी जा रही है कि किस तरह से कह सकते हैं कि सावधानी बरती जाए। वहीं अगर पुजारियों की बात करें ऋतु, तो खासकर तो आपको बता दें कि जिस तरह से हम देखते थे कि एक समय पे कई पुजारी आरतियों में शामिल होते थे, पूजा पाठ में शामिल होते थे, वहीं आज हमने देखा कि 1 या 2 ही पुजारी हैं मैक्सिमम। और भक्तों की भी जो भीड़ कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल पे हजारों की तादाद में मिलती थी, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी नजर आई है। लेकिन जो भी भक्त आ रहे हैं प्रॉपर मास्क पहनना अनिवार्य है, कोई भी। और अगर एक और चीज आपको खास बताएंगे, अगर कोई भक्त मास्क बिना पहन के आ भी गया है तो मास्क की प्रॉपर सुविधा वहां पर दी गई है। वो मास्क बांटे जा रहे हैं वहां पर कि अगर बाई चांस कोई भूल गया है तो उसे प्रॉपर मास्क दिए जाएं। वहीं अगर दूसरी तरफ भी बात करें तो जो प्रसाद चढ़ता था वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि बंद है, वो किसी तरह से नहीं चढ़ेगा। जो जल चढ़ता था, तेल चढ़ता था, घंटियां बजाई जाती थी, वो भी किसी तरह से उन सब पे निषेध है अभी फिलहाल। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली के जो बॉर्डर्स थे वो कई दिनों से कहीं ना कहीं बंद थे, वो आज खोल दिए गए हैं। यानी कि अगर दिल्ली गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली नोएडा की बात करें, तो वहां पर जो राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, वो आराम से आज आ जा सकते हैं। तो यही आज की बड़ी खबर है कि दिल्ली में सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, सारे एहतियातन बरत के खोल दिए गए हैं। ऋतु जी, तो आपने जाना किस तरीके से किन किन राज्यों में क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।